जिसके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था अपना बैंक अकाउंट खोले। बैंक अकाउंट खोलेगा तो उसको पता चलेगा कि इंश्योरेंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है, फिक्स डिपॉजिट नाम की भी कोई चिड़िया होती है। वो उसके फर्स्ट इंटरेक्शन है जो बैंक से होंगे। तो खाना तो देखो हिंदुस्तानी को भी छोड़ ही नहीं सकता। बाद में ट्रेंड ऐसा आया कि ऋतिक स्टैग्नेंट हो गया और सलमान ने ऋतिक को टेक ओवर कर लिया। अच्छी हो गई है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एसआईपी सही है, एसआईपी सही है कर करके एटलीस्ट लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि एसआईपी करना है। कि शाहरुख खान ने अपना घर खरीदा था मन्नत, वो 2001 में खरीदा था 13 करोड़ का कि 200 करोड़ का। उस चार्ट का नाम था एसेट एलोकेशन गोल्ड। हाँ, वो चार्ट था 10 साल और 20 साल का। वो ये बता रहा है कि पिछले 20 सालों में कौन से एसेट्स ने क्या CAGR दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन, जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है जी, वो बिजनेस में बनता है। अब बिजनेस में पैसा बनाना हो तो या तो अपने बिजनेस में बनेगा, और अपने बिजनेस को अगर लिस्ट कर दिया आपने, आईपीओ निकाल लिया और अच्छी कंपनी चला रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक से कंपनी चला रहे हैं, तो कोई सीमा नहीं है भाई कि आप कब 10 लाख 5 लाख या 20 लाख करोड़ की कंपनी बन जाओ। मुझे याद है धीरू भाई अंबानी का आईपीओ आया था 2 करोड़ 38 लाख का, आज 20 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ये तो हो गया वेल्थ क्रिएशन का एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, दूसरे के धंधे में पैसा लगाओ, रिलायंस में लगाओ, इन्फोसिस में लगाओ, या जो भी अच्छी कंपनी मार्केट में आ रही है उनमें लगाओ। तो उस सबके लिए नॉलेज की बड़ी कमी है। जहां भी मैं देखता हूं कि पर्सनल फाइनेंस की गलतियों की वजह से लोग जिंदगी खराब कर देते हैं, या तो कर्जा ज्यादा ले लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट सही नहीं करते, उस पर रिटर्न सही नहीं मिलती, या ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारे ऐसे मार्केट में स्कैम चल रहे हैं, क्विक मनी वाले, उसमें फंस जाते हैं और पैसा गंवा देते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी भर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, और एक सही एडवाइस। इसको तो मैं कहूंगा आज का सेशन ना PhD है आपके लिए। फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस का PhD है। इस वीडियो को सेव कर लेना, अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, और डायरी और पेन लेके इस वीडियो को देखना। ये वीडियो नहीं, अपने आप में एक कोर्स है, एक PhD है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों करोड़ों खर्च के आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो आज मिलने वाली इस वीडियो से। और आज हमारे साथ जुड़े हैं दिपिन क्वात्रा, जो हमारे दोस्त भी हैं, तजुर्बा के मेंबर भी हैं, और फाइनेंस के मामले में, पर्सनल फाइनेंस के मामले में 20 साल का तजुर्बा भी है। दिपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू सो मच सर। तो ये वीडियो में ध्यान कीजिएगा, इनका डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बहुत से लोग मुझसे पूछे रहते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर दीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर दीजिए। आज हमने बहुत ब्रॉडली बात की है पूरे सेक्टर्स की, पूरे इकोनॉमी की, लेकिन एक बार फिर इनको हम कुछ टाइम बाद लाएंगे और इसमें पर्टिकुलर एक वेल्थ एडवाइजरी की बात करेंगे कि एक 50,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला, 1 करोड़ कमाने वाला अपनी फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करे, उस पर एक पूरा हम अलग से सेशन लेंगे। लेकिन आज ब्रॉडली अपने आप में ये एक पूरा का पूरा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोर्स है। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कीजिएगा। तजुर्बा की रिकमेंडेशन है, मैं खुद पिछले 7 साल से इनके साथ डील कर रहा हूँ और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स मैं इनकी सलाह से ही करता हूँ और इनके पास ही करता हूँ। बने रहिएगा एंड तक और नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो कम देखने को मिलते हैं। क्या 10 लाख रुपए शेयर बाजार में लगा के 100 करोड़ बनाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन जो होती है, जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है, वो बनता है शेयर बाजार में। अब 2 तरीके हैं, या तो भाई अपना बिजनेस कर लो, उसके शेयर निकाल लो, आईपीओ ले आओ, तो उससे ज्यादा तो पैसा कहीं और बन नहीं सकता अगर आपकी खुद की कंपनी का शेयर आए और खुद का आईपीओ आए। दूसरा तरीका है भाई, जो दूसरे कामयाब बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी हैं, और भी तरह तरह के अच्छे बिजनेसेस हैं, उनमें पैसा लगाओ। तो वहां पर वेल्थ क्रिएशन इतनी होती है कि राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट कितने भी बन सकते हैं, सिर्फ चाहिए पेशेंस, थोड़ी सी नॉलेज। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट फाइनेंस के, वो बताएंगे कि 10 लाख रुपए लगा के, जी हाँ, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पेशेंस के साथ 100 करोड़ कैसे हो सकता है। लेकिन वर्ड है पेशेंस, और वो मिसिंग है, क्योंकि सबको चाहिए क्विक गेन, कि आज ट्रेडिंग करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें और फटाफट रातों रात अमीर बन जाए।
तो मैं अपने तजुर्बे से एक बात बता दूं कि जुआ किसी का ना हुआ, बहुत ही एक्सपर्टीज गेम है। एक्सपर्टीज के बाद ग्रीड है, इमोशन है, उसको कंट्रोल करना, डर को कंट्रोल करना, ये बहुत लोग के बस की बात नहीं है। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कोई ट्रेडर को पैसे बनाते मैंने नहीं देखा। मैंने भी ट्राई किया, कोर्स किया था एक कुछ साल पहले कैंडल स्टिक चार्ट का, 5 लाख रुपए गवाए। मैं ना समझ पाया कि ये कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनता है। तो आइए बात करते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। और एक बात बता दूं, हमारे चैनल में हम बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को नहीं लाते, हम उन लोगों को लाते हैं जो बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं हैं लेकिन नॉलेज बहुत रखते हैं और सही मायने में बगैर किसी लालच के आपको एकदम न्यूट्रल अपना न्यूट्रल तजुर्बा देंगे और आपको अपना नॉलेज शेयर करेंगे। नमस्कार दिपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल में। नमस्कार सर। बहुत डिमांड आ रही थी कि स्टॉक मार्केट में बताओ जी, शेयर बाजार में बताओ, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम मानते नहीं भाई ट्रेडर पैसे बनाता है, सिर्फ शेयर ब्रोकर पैसे बनाता है। आप खरीदोगे, बेचोगे, ट्रेडिंग करोगे, बड़े बड़े फंडे कहाँ मिले जी हम इतना कमा लेते हैं, उतना कमा लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट किसी की नहीं सुनती, वो बड़े बड़े का घमंड तोड़ देती है। तो दिपिन जी एक बार बताओ, 10 साल में, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही, कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनियां, कहां पे स्कोप ज्यादा है, लेकिन 10 लाख रुपए से 100 करोड़ कैसे बनते, पहले तो ये कर ले, फिर हम आते हैं कि आगे चल के कौन से ऐसे अच्छे शेयर हैं या कौन से ऐसे अच्छे सेक्टर हैं जिसमें 10 लाख के 100 करोड़ बन सकते हैं, अगर कोई पेशेंस के साथ, नॉलेज के साथ, अच्छी एडवाइस के साथ चले तो। सर आपका जो सवाल है कि 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बनाए जाएं, मैं इसको एक फॉर्मूले के हिसाब से समझाना चाहूँगा। ये फॉर्मूला है जो अपने 9th क्लास में जिसने भी मैथमेटिक्स पढ़ी है, 10th तक तो मैथ्स कंपलसरी होती है, तो 9th में सबने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स हम फाइनेंस के लोग उसको कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन। फॉर्मूला ऐसा है, A इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर A इज 100 करोड़, P इज 10 lakhs, R इज रेट ऑफ रिटर्न एंड N इज टाइम। जो A है वो 100 करोड़ का अमाउंट है जो आपको चाहिए फ्यूचर में, और P प्रिंसिपल है जो आप लगा रहे हैं 10 लाख है। R का मतलब है आपको कितना रिटर्न चाहिए अपने कैपिटल के ऊपर, और जो N है फॉर्मूले में वो टाइम है, कितने टाइम में वैसे 100 करोड़ बनेगा। जो आपने अभी ऑप्शंस की बात करी या ग्रिड की बात करी या क्विक मनी की बात करी, ट्रेडिंग की बात करी, 90% लोग इस फॉर्मूले को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। जानते हैं मगर पहचानते नहीं का मतलब ये है कि 90% लोग फोकस कर रहे हैं आर के ऊपर कि हमें क्विक रिटर्न कैसे मिल जाए, हम कैसे अपने पैसे पे 30, 40, 50, 100% का ROI कमा लें। और जो सबसे इसमें पावरफुल पैरामीटर है वो N है, विच इज टाइम। और ऐसा बोला जाता है कि टाइम इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन इन्वेस्टिंग। एक इन्वेस्टिंग में बड़ी अच्छी कहावत है कि हम वी ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन अर्न इन शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन अर्न इन लॉन्ग टर्म। तो जो इसलिए मैंने कहा कि जो टाइम है ना, टाइम, पेशेंस, ये बहुत अंडररेटेड चीज़ें हैं। हमें पता ही नहीं कि 30-40 साल बाद क्या हो सकता है, इसलिए लोग पैसा कमा नहीं पाते। अब बात आई आपके सवाल की 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बन सकते हैं, उसका भी जो एसेंस है वो टाइम में छुपा हुआ है। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सबको पता है कि किस ग्रोथ रेट पे आपका पैसा डबल हो सकता है। रूल ऑफ 72 सबको पता है। 20% मार्केट का अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें इंडिया की, मार्केट ने पिछले 20 साल में 15% का एवरेज रिटर्न दिए। और कोई आदमी अगर मार्केट से थोड़ा सा भी स्टडी करके बेटर स्टॉक्स चुन सकता है तो वो अपना पैसा 20% के ROI पे ग्रो कर सकता है। अब 20% का मतलब है पैसा 3 साल में डबल, यानी अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए तो 3 साल में वो 20 लाख हो गए। अगर उसको निकाला नहीं और इन्वेस्टर रहने दिया तो अगले 6 साल में वो 4 गुना हो गए, 9 साल में वो 8 गुना हो गए, 12 साल में वो 16 गुना हो गए, 15 साल में वो 32 गुना हो गए, 15 साल में वो 32 गुना हो गए, यानी 10 लाख के 3.25 करोड़ हो गए। 18 साल में वो 6 करोड़ हो गए, 21 साल में वो 12 करोड़ हो गए, 24 साल में वो 24 करोड़ हो गए, 27 साल में 48 करोड़ हो गए,
आपने बोला 30 साल में वो मोटा मोटा 98 करोड़ हो गए। सिर्फ 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे अगर उस पैसे को छेड़ा ना जाए तो 10 लाख के 100 करोड़ संभावित 30 साल में बन सकते हैं। और 20% ग्रोथ वाली कंपनियां ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। कोई भी 10 अच्छी कंपनियां चुन के 1-1 लाख रुपए लगा दिया जाए, अगर आप भूल जाए उसको। अभी आपने कहा कि ट्रेडर पैसा नहीं कमाता, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसी 10 टॉप कंपनियां मिल जाएंगी जो पिछले 10 साल से या 20 साल से 20% के CAGR पे ग्रोथ कर रही हैं। अच्छा। और ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे इसमें मारुति है, ब्रिटानिया है, HDFC बैंक है, जो लीडिंग नेम्स है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि 20-25 साल पहले ये नेम लीडिंग नहीं थे, आज लीडिंग है। आज भी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको 20% का ग्रोथ रेट दे सकती हैं, शायद 25 दे सकती हैं। बॉटम लाइन यहाँ पर अगेन रिटर्न्स और कंपनी की नहीं है, बात टाइम की है। 30 साल वेट कौन करेगा? अच्छा चलो 30 साल वेट भी नहीं करने, 30 साल होने भी तो चाहिए। अगर आप 50 साल में अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी शुरू करोगे तो आपके पास 30 साल नहीं है। नहीं, अब जैसे मेरे पास 30 साल नहीं है। एब्सोल्युटली। टू कैपिटलाइज ऑन टाइम यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड इन्वेस्ट रेगुलरली। तो ये अगर आप अपने 20s में इन्वेस्ट करोगे, जिसका मतलब है द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू हो, अगर आपने उसी टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तभी आप उस 30 साल को राइड कर पाओगे। इस कंसेप्ट को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इस कंसेप्ट को टेक्निकली एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब तो सबको पता ही है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो कंपाउंडिंग है वो लेटर ईयर्स में काम करता है। हाँ, बाद के सालों में ज्यादा काम करता है। वो वॉरेन बफेट के साथ भी हुआ और वो आपको बहुत सारे 50 की उम्र के बाद वॉरेन बफेट ने मैक्सिमम पैसा बनाया। हाँ, मतलब $1 बिलियन उन्होंने 40 साल में कमाया था और जो 1 के बाद 80 आया वो उन्होंने 10 से 15 साल में कमाया। क्योंकि जो मल्टीपल है, अगर आपने इस फॉर्मूले में भी देखा, हाँ, ये 15 साल में पैसा 32 करोड़ हुआ और उसके बाद सीधा 100 करोड़ हो गया। हाँ, क्योंकि कॉर्पस बढ़ गया। तो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग लेटर ईयर्स में काम करता है। तो ये जो जिसकी 25 या 30 की उम्र है, और मैं समझता हूँ मैं 30 की उम्र में मेरे पास 10 लाख थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 लाख नहीं हो उसके बाद, लेकिन तब अकल नहीं थी, और अब अकल है तो टाइम नहीं है। सर देखो, वो तो बहुत अच्छी एक मैट्रिक्स मेरे पास कहीं से आया था, मैंने पढ़ा भी था, विच वॉज अबाउट टाइम मनी एंड हेल्थ। जब इंसान के पास टाइम और हेल्थ होती है तो पैसे नहीं होते। हाँ, जब इंसान के पास पैसा होता है और हेल्थ होती है और टाइम नहीं होता, और जब टाइम और पैसा होता है तो हेल्थ नहीं होती। तीनों का मिलना एब्सोल्युटली सिर्फ अमिताभ बच्चन के पास है। देखो सर, अब हेल्थ भी है, पैसा भी है, और बंदा काम भी बहुत कर रहा है। एक्सेप्शंस तो पूरे ब्रह्मांड में है। 1 in million और 1 in 1000 और 1 in crore, तो ही इज वन ऑफ देम। बट नहीं, उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में काफी हार्ड वर्क करा जिसने उनको पे ऑफ करा है। हाँ, और उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है, तो आज इस उम्र में भी वो काम कर पा रहे हैं। हालांकि फाइनेंसेस का ध्यान शुरू में नहीं रखा था, बिल्कुल, लेकिन अब हेल्थ अच्छी होने की वजह से फाइनेंस रिकवर हो गया। फाइनेंस रिकवर हो गया। तो हेल्थ जरूरी है, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं, अब हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं ना कि भाई तुम अभी 30 की उम्र से सेव करना शुरू करो और सही तरीके से इन्वेस्टिंग करो, तो वो क्यों नहीं होता है? पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाते हैं आज बच्चों को? उसका एक रीजन ये है कि इंडियन ट्रेडिशन में या इंडियन फैमिलीज में ना, मुझे लगता है कि फाइनेंस का कंट्रोल पेरेंट्स पहले तो अपने हाथ में रखते ही हैं, और बच्चे जब कमाने खाने लगता है, व्हेन ही इज वर्किंग, ही स्टार्ट्स टू अर्न, तब भी वो कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। अब मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जैसे बच्चे की सैलरी लगती है 50,000 या 1 लाख, जो आजकल कॉमन सैलरीज हैं एक MBA की, उसकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बच्चा ना लेके उसके पेरेंट्स लेते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि दिपेन फलाना बेटे की जॉब लग गई है, उसके इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो बता दे। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा से चढ़ता है कि आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? अगर बच्चा इतना क्वालिफाइड है, एडल्ट है, बच्चा एक कंपनी से 1 लाख की सैलरी ले रहा है और वो कंपनी उसको काम के बदले सैलरी दे रही है, तो वो खुद प्लान करे अपना फाइनेंशियल, ही स्मार्ट, ही शुड कॉल मी इंस्टेड ऑफ यू कॉलिंग मी। उसको मुझे फोन करके पूछना चाहिए कि भैया मेरे पास पैसे हैं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। अभी मेरे साथ एक केस हुआ, एक लड़के की नौकरी लगी टाइटन में, बेंगलोर में 1 लाख रुपए की। तो उसने मेरे को बड़े सारे अपने प्लान्स बताए। मैंने कहा थम जा और अपना जो सेविंग रेट है वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर। और वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि मैंने उसको सेविंग रेट 10 से 20 करने के लिए कहा था, वो 40 तक पहुंच गया। और उसने इमीडिएटली एक्शन लिया और एक 40,000 रुपए की सेव शुरू कर दी। अच्छा, SIP शुरू कर दी। मेरे को उसको बोलना पड़ा कि नहीं, तेरी सैलरी कम है, अभी तेरे खर्चे बढ़ेंगे तो सिर्फ 40 की जगह 20 की कर, धीरे धीरे बढ़ाइयो। तो
मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इसने क्विकली डिसीजन मेकर करा और उसने कहा कि भैया मैंने 30 साल का अपना रिटायरमेंट का प्लान पक्का कर दिया। बट मुझे, अगर आप जैसे लोग पहले गाइड नहीं करेंगे, पापा तो मुझे कह रहे थे कि तू LIC खरीद ले। तो ये बड़ा फैमिलीज में इशू है। पहले तो फैमिलीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप जिससे आपने शुरुआत करी, इक्विटीज की आपने बात करी, पैसा तो धंधे से ही बनता है। धंधा, सारे धंधे तुम खुद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू ऑल बिजनेसेस। तो हमें ऐसे बिजनेसेस और ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। राइट। मिसाल के तौर पे इंडियन फैमिलीज में, पंजाबी फैमिलीज में हो, पंजाबी फैमिलीज में कल्चर है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। हाँ, रेस्टोरेंट करे सब लेना चाहते हैं। खाना का काम और कपड़े का काम कभी पहले नुकसान में नहीं आता। कितने खोल पाते और कितने कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखोगे तो इतने सारी खाने की कंपनियां, और जो खाने की कंपनियों में माल सप्लाई कर रही हैं वो लिस्टेड है। अगर आपको खाने के काम पे इतना ही कॉन्फिडेंस है, आप उन कंपनी से पैसा लगाइए ना। जो कंपनी मैकडॉनल्ड्स चला रही है, जो कंपनी पिज़्ज़ा हट चला रही है, जो कंपनी KFC चला रही है, जो इन कंपनीज को पिज़्ज़ा का बेस, जिसको डॉ कहते हैं, वो सप्लाई कर रही हैं, दे विल कंटिन्यू टू मेक मनी। और हो सकता है कि वो कंपनियां 15, 20, 25, 30% में कंपाउंड करें और आपको उस टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करें। और इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने आँख, कान, नाक खोल के रखनी है। ओके, ये तो हो गया शेयर बाजार, उस पर भी बात करेंगे कौन सा सेक्टर है, और म्यूचुअल फंड पे भी बात करेंगे। आज दो चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो होते हैं जो सीधा शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं, और जिनको पता नहीं है, समझ नहीं है, वो SIP के जरिए लगाना चाहते हैं। तो हम आपका नॉलेज यहाँ यूज करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर आगे आने वाले इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से अच्छे बूमिंग हैं, जिनमें 20-25% कंपाउंडिंग मिल सकती है, और SIP किस तरह के फंड्स में करनी चाहिए। तो आइए पहले चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर हैं ऐसे जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से आगे अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न देंगे। जैसे आपने बोला 20% कंपाउंडिंग कंपनियां ढूंढ लो, 30 साल में 10 लाख का 100 करोड़ हो जाएगा। तो पहली बात तो बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं, भैया ये मत कहना, बहुत मुझे पता कमेंट करोगे ये वाला कि 30 साल को किसने देखे, हमें तो कल पैसा चाहिए। भाई 30 साल निकलते पता नहीं लगता, मेरे निकल गए। आज तुम्हारी उम्र 25 है या 30 है, कब 60 के हो जाओगे तुम्हें भी पता नहीं लगेगा, और उस टाइम पैसे नहीं होंगे ना। तो ये वीडियो दोबारा देखना, फिर अपने आप को गालियां दोगे कि भैया तब ध्यान क्यों नहीं किया, या तो SIP शुरू करते या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते। तो 60 की उम्र में तो कम से कम आसानी से हो जाते। चलो अच्छा धंधा चले आपका, भगवान करे खूब चले, बढ़िया चले, कमा लो। लेकिन मान लो ना चला, बीच में फेल हो गए, कुछ हो गया, तो पैसा तो होना चाहिए पास में। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों करनी चाहिए। तो दिपिन जी एक एक करके बात करते हैं। हमारे देश में हेल्थ केयर, आज भी हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहां पे बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर की भी शॉर्टेज है। अंदाजन कितने एक डॉक्टर पर 1000 है अभी इंडिया में? सर डॉक्टर पर 1000 का डेटा तो नहीं, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं काफ़ी सालों से शेयर कर रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डेटा देती है कि पर 10,000 लोगों में 120 बेड्स होने चाहिए। ओके, 10,000 लोगों में 120 बेड होने चाहिए, तो 100 लोगों में 12 बेड हो गए। 12 बेड हो गए। 100 में 12 हुए, 100 में 1.2 हो गए। अच्छा, 100 में 1.2 हो गए। 10,000 लोगों में 120 बेड होने चाहिए। अब अगर हम इस स्टैटिस्टिक्स को इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में जो ये रेशो है, क्योंकि इंडिया इज, अब वी आर दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारी कंट्री में 10,000 की पॉपुलेशन पे सिर्फ 16 बेड है, और होने कितने चाहिए? 120। तो अभी भी गैप है 104 बेड का। अगर मैं इसको मेट्रोज में कंपेयर करूं तो मेट्रोज में जो रेशियो 28 है, बिकॉज सारे लीडिंग हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल मेट्रो में ही है, मेट्रोज में हैं। उसमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, जो भी लीडिंग मेट्रोज हैं सारी आ गई। और अगर मैं टियर 2 की बात करूं तो ये बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। इवन मेट्रोज में भी सिर्फ 28 ही हैं। इसलिए आप पेंडेमिक को अगर छोड़ भी दें, आज भी अगर आप फैमिली में खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, इमरजेंसी में लेके जाते हैं, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के बाद बेड मिलना एक बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी समस्या है जो आगे भी रहेगी। कमरा होता ही नहीं किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ। इंडिया में टोटल मिला के सिर्फ 30 से 40 हज़ार बेड्स हैं अक्रॉस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और अगर आपने देखा हो कि गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में बहुत कम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसका एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग बहुत कम जाते हैं जो सक्षम होते हैं। और जिस तरह की फैसिलिटीज और जिस तरह के डॉक्टर, जिस तरह का ट्रीटमेंट
जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं वो प्राइवेट दे पाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मैच पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, या काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ कहती हैं कि इंडिया में आने वाले 5 से 7 साल में तकरीबन 1 लाख बेड्स की रिक्वायरमेंट है। 1 लाख बेड्स की रिक्वायरमेंट है। जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी लीडिंग हॉस्पिटल्स के 10-12 बेड से ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे देश में कौन सा है? अपोलो हॉस्पिटल। 11-12 हज़ार बेड्स हैं। तो हो क्या रहा है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अपने बेड्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपेंशन के लिए बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इंडिया का यूएसए से, भाई यूएस की इकॉनमी है $20 ट्रिलियन की, $20 ट्रिलियन की यूएस की इकॉनमी है, और यूएस अपनी इकॉनमी का 20% हेल्थ केयर पे खर्च करता है। तो कितना हो गया? $4 ट्रिलियन। हमारी इकॉनमी का साइज क्या है? $4 ट्रिलियन। जितना यूएस एज अ कंट्री साल में हेल्थ केयर पे खर्चा करता है, उतनी तो हमारी इकॉनमी का साइज है। हम कितना खर्चा करते हैं? 0.5 से 1%। अब गवर्नमेंट थोड़ा सा अवेयर हो गई है और अपना हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, जहां पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सब्सिडाइज रेट्स पे लैंड्स दे रही है, ताकि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे नए बड़े और बेहतरीन हॉस्पिटल्स आ सकें। तो अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो ये उस पैरामीटर में फिट बैठता है जो 20 से 25% कंपाउंडिंग देगा। 100% बैठता है सर। तो इसमें जो बड़े प्लेयर है, मान लो अपोलो हो गए, मैक्स हो गए, ये प्लेयर के अलावा, ये तो मुझे लगता है अपोलो वगैरह तो काफी फुल पोटेंशियल ले चुके हैं, बड़े ले चुके हैं। 20% तब भी इनमें कंपाउंडिंग आएगा बड़े हॉस्पिटल। हम तो 20% की बात कर रहे हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो जो हॉस्पिटल है, जो सेक्टर है, उसका जो एवरेज कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है वो 50% है। अरे बाप रे। इसके अंदर अपोलो भी क्वालिफाई करता है, मैक्स भी करता है, और इसमें सारे हॉस्पिटल क्वालिफाई करते हैं। किसी का 40 होगा, किसी का 30 होगा, लेकिन जो रेंज है वो 30 से 50 है। तो आपका, जिसको अगर हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना हो तो जो टॉप प्लेयर है उस पे करना चाहिए, या जो अभी छोटे हॉस्पिटल है, बड़े हैं, उनमें ज्यादा स्कोप? मिक्स, इट शुड बी अ ब्लेंडेड मिक्स होना चाहिए। एक ट्रेंड मैंने क्या देखा हॉस्पिटल्स में, जो लीडिंग हॉस्पिटल्स मेट्रोज में हैं वो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में जा रहे हैं। हाँ। और जो Tier 2 Tier 3 सिटी के हॉस्पिटल्स है वो मेट्रो में आ रहे हैं। हाँ, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर एब्सोल्युटली। जैसे हम गुड़गांव में बैठे हैं अभी, तो नारायण हृदयालय एक साउथ का हॉस्पिटल है जो मेट्रोज में एक्सपैंड कर रहा है। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक हैदराबाद का हॉस्पिटल है जो मेट्रोज में बॉम्बे में एक्सपैंड कर रहा है। और अब मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स वाले लखनऊ जा रहे हैं। हाँ। अब हॉस्पिटल में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या है कि यूपी हमारी देश की सबसे बड़ी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। हाँ। यूपी की पॉपुलेशन औसतन 25 करोड़ के आसपास है, जो यूरोप के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट है। यूरोप की पॉपुलेशन 25 करोड़, यूपी की पॉपुलेशन पूरी 25 करोड़। अभी क्या है कि यूपी में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो यूपी, बिहार और नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके जो नेबरिंग सिटीज हैं, हाँ, उसके जो लोग हैं वो दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में आते हैं इलाज कराने, तो दिल्ली में लोड बढ़ जाता है, इसलिए बेड्स नहीं मिलते। तो जितने भी लीडिंग हॉस्पिटल्स हमने बात करी, फोर्टिस हो गया, मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, ये सारे लखनऊ को एक मेडिकल हब बना रहे हैं, जिससे इनका टारगेट है कि हम लखनऊ को एक मेडिकल हब बना देंगे और वहां से पूरे यूपी को, बिहार को और नेपाल जैसी कंट्रीज को टारगेट करेंगे, ताकि यहाँ पर बर्डन कम आए और वहां पे पेनिट्रेशन बढ़ जाए। तो ये ट्रेंड बड़ा इंटरेस्टिंग है और बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। अगर आप जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसको क्विक मनी बनानी है, उनकी होल्डिंग इज वेरी वेरी मिनिमम। बहुत यस सर। क्यों? क्योंकि वो हम बात तो करते हैं 30, 40, 50% की, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो छोड़ देते हैं। हाँ। बिकॉज हमें रिटर्न चाहिए क्विक। और आप अगर समझें, हॉस्पिटल एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बेड्स बढ़ने की, ऐसा नहीं कि मैंने आज सोचा और कल बेड्स बढ़ जाएंगे, मुझे लैंड खरीदनी पड़ेगी या कोई छोटा हॉस्पिटल एक्वायर करना पड़ेगा, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ 3 years। अगर मैं एज अ हॉस्पिटल 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका ROI आने में मेरे को 3-4 साल लगेंगे। राइट। कोई रिटर्न नहीं आएगा। अभी मैक्स हॉस्पिटल की आपने बात करी, तो मैक्स हॉस्पिटल ने JP को एक्वायर करा नोएडा में, सहारा को एक्वायर करा लखनऊ में, और भी एक्विजिशंस कर रहा है, उनको रिवैम्प कर रहा है। इट विल टेक टाइम। हाँ। ऐसा नहीं कि उसने आज खरीदा और कल रिवैम्प कर देगा, उसमें साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे। जब वो पूरा ऑपरेशनल होगा तभी तो रेवेन्यू आना शुरू होगा। इसलिए हम टाइम फ्रेम कहते हैं कि जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग दैट रिटर्न ऑफ 20% बढ़ जाएगा। तो टॉप 5 अगर चॉइस अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो हॉस्पिटल सेक्टर में,
सर, तो मैं कौन से फेवरेट रहेंगे कि जिनको स्टडी हॉस्पिटल्स करके? के नाम बता देता हूँ, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको इन्वेस्टिंग एडवाइस मत दीजिए, अपने ड्यू डिलिजेंस करिए फाइनेंसिस की, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। अपोलो हॉस्पिटल्स तो नो ब्रेनर है, हाँ, वो तो टॉप है ही है इंडिया में। अपोलो हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल्स है, यथार्थ हॉस्पिटल एक बहुत अच्छी इमर्जिंग चेन है जो नोएडा में है, हाँ, जो एमपी जैसी, एमपी एक जगह है, एमपी में एक टूरिज्म हब है और अच्छा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। टूरिज्म का इसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए बिकॉज इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आ रहा है, जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे इलाज कराने। मेडिकल टूरिज्म जिसको एब्सोल्युटली, बोलते हैं। यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनके लिए इनका मार्जिन डबल है। अगर एक हॉस्पिटल, एक मैक्स या यथार्थ जैसा हॉस्पिटल एक इंडियन पेशेंट को देख रहा है और उससे 100 रुपए कमा रहा है, तो सेम ट्रीटमेंट के लिए वो इंटरनेशनल पेशेंट से 200 रुपए कमा रहा है, उसके बाद भी इंटरनेशनल पेशेंट को सस्ता पड़ रहा है। तो अभी अगर आप पूरे हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो एवरेज 10% रेवेन्यू इनका इंटरनेशनल पेशेंट से आता है, जो आने वाले टाइम में डबल होने की संभावना है। तो यथार्थ है, यथार्थ हॉस्पिटल है, किम्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, एस्टर डीएम है, कवई है। अब ये जो कवई और मैंने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिए, ये साउथ की चेन्स हैं जो मेट्रोज में भी एक्सपैंड कर रही हैं। या तो ये मेट्रोज में खुद बड़े बन जाएंगे, नहीं तो इनको कोई बड़ा हॉस्पिटल टेक ओवर कर लेगा। राइट। तो ये 6-7 नाम है। शेल्बी हॉस्पिटल अगर छोटे में जाएंगे तो ये मैं मतलब पूरे सेक्टर ऐसा है कि पूरा सेक्टर में नंबर ऑफ बेड्स डबल होंगे और सारे हॉस्पिटल पैसा कमाएंगे। किसी का CAGR 50% होगा तो किसी का 20 होगा, बट हमको इनको क्वार्टरली और ईयरली ट्रैक करना पड़ेगा कि इनमें कुछ फाइनेंशियल मेस तो नहीं है। हाँ, कोई गड़बड़ किसी की निकल आया, किसी में क्योंकि स्कैम निकल हॉस्पिटल आया। एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर स्कैम्स और फाइनेंशियल मेस भी हो सकते हैं। हाँ। उसके लिए कोई भी निवेशक अगर इसमें निवेश कर रहा है तो उसको क्वार्टरली और ईयरली इनको ट्रैक करना पड़ेगा। साथ साथ न्यूज देखता रहे अपने कि क्योंकि कहाँ अगर पे। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में काफी रेट्स भी बढ़ती हैं, हाँ, क्योंकि कैशलेस ट्रीटमेंट तो होता है मगर कैश बहुत होता है, कैश बहुत होता है। ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तो मैं पूरे तो सेक्टर छोटे हॉस्पिटल थोड़ा इसमें ज्यादा उलझ जाते हैं। जहाँ के बड़े हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर होती है तो वहाँ ये चांस कम होता है थोड़ा। और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन से तो ये बिजनेस पिछले 4 साल में डबल हुआ और यहाँ से और ग्रो करेगा। करेक्ट। क्योंकि अब सारे हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट होता है हाँ, और एवरेज ट्रीटमेंट की कॉस्ट अगर आप देखें तो 50,000 लाख भी नहीं है, वो इट इज अपवर्ड्स ऑफ 10 lakhs, लाखों में पहुंच गई, लाखों में। बिल्कुल लाखों में पहुंच गई है। छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए जाओ 4-5 लाख रुपए वैसे और लग एक जाते चीज मैंने और नोटिस करी है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपना लैब टेस्टिंग का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। हैं। हाँ, वो भी एक बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग, जैसे मैक्स की हम बात करें तो उसका मैक्स लैब्स है। अपोलो की अगर आप बात करें तो उसका एक इनऑर्गेनिक बिजनेस है विच इज अपोलो 24/7, हाँ, जिसमें पहले वो ऑफलाइन केमिस्ट एक्सपेंशन करता था हाँ, और जगह- ऑनलाइन भी उसने शुरू कर दिया, जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी दे रहा है। तो वो भी एक इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ इनकम है जो इनके हॉस्पिटल्स के ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन दूसरा सेक्टर आता है हॉस्पिटल के बाद जो ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया के अर्थव्यवस्था जो तेजी से आगे बढ़ रही है और कह रहे हैं कि दुनिया की तीसरी, दूसरी, पहली कुछ भी हो सकता है अगले 20-30 साल में इंडिया। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में तुम्हारा क्या व्यूज है? सर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज एक मोदी जी ने नारा दिया था और एक मुहिम चलाई थी जनधन हाँ। योजना, जिसमें उन्होंने जो थोड़ा नीचे के तबके के लोग हैं उनके बैंक अकाउंट खुलवाए थे, ताकि जितने लोग उनको हाँ। हायर करते हैं उनको कैश ना देने के बजाय डायरेक्टली उनके बैंक में पैसा ट्रांसफर हुए, और उसको उन्होंने नाम दिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है पहले तो वो आदमी जिसके पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था अपना बैंक अकाउंट खोले, फिर वो बैंक अकाउंट खोलेगा तो उसको पता चलेगा कि इंश्योरेंस नाम की भी कोई चिड़िया होती है, हाँ, फिक्स डिपॉजिट नाम की भी कोई चिड़िया होती है। वो उसके फर्स्ट इंटरेक्शन है जो बैंक से होंगे, जो कि जरूरी भी है। उसको पता लगेगा कि सेविंग्स कैसे होती है। उसके बाद जो सेकंड आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया में क्या है, हम बिजनेस इक्विटी की बात तो करते हैं मगर हिंदुस्तान में इक्विटी का पेनिट्रेशन अभी भी 4% है। अच्छा, 87% हमारे देश में जो पैसा है वो फिजिकल एसेट्स में है, जिसमें 12% गोल्ड में है, तकरीबन 75% रियल एस्टेट में है और 13% फाइनेंशियल एसेट्स में है। उस 13 में से 9% फिक्स्ड डिपॉजिट्स में है जिसका रिटर्न सिर्फ 6-7% है, और 4-1% उस एसेट क्लास में है जिसमें हम 10 लाख से 100 करोड़ बनाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि क्यों आप अपना पैसा यंग एज में इन्वेस्ट करिए तो आपकी ग्रोथ होगी कैपिटल की और वेल्थ क्रिएट होगी। उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे हम एक बिजनेस की बात करते हैं प्लेटफॉर्म, अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो सबसे बड़ी कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड की, वो कौन है? प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ। फेसबुक प्लेटफॉर्म है,
अमेज़ॉन है, प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन है, प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन अगर कोई यूज़ करता है तो प्लेटफॉर्म है। इनको ये मोनोपोली बिजनेसेस हैं, और एक प्लेटफॉर्म को टक्कर देना, दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत मुश्किल और बहुत भारी काम है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जितने भी लोग मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2 से 3 तरीके के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। पहले आपने बात कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडर्स की, हाँ। जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं, वो क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके बिना तो वो कोई ट्रेड जिंदगी में ले ही नहीं सकते, हाँ। ना कोई शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म आता है स्टॉक ब्रोकर्स का। भाई BSE और NSE पे हम ट्रेड डालते हैं, लेकिन डालते किसके थ्रू? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के थ्रू। जैसे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल ब्रोकिंग, IIFL सिक्योरिटीज, एडलवाइज, ICICI सिक्योरिटीज, शेर खान, जितने नाम हमने अभी डिस्कस करे इसमें से काफी सारी कंपनी लिस्टेड है। तो शेयर खरीदना है तो आपको स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म चाहिए और NSE या BSE का प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड AMCs हो गई। हाँ, म्यूचुअल फंड आप किसी से भी खरीदे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के हिंदुस्तान में 2 RTAs हैं। इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। हाँ, RTA। ठीक है, वो हैं कार्वी और कैम्स। जितने भी हिंदुस्तान में 43 AMCs हैं, जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। US में 2000 है, अच्छा। हिंदुस्तान में सिर्फ 43 हैं, और म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 2500 से 3000 है। हाँ, आप किसी भी AMC से म्यूचुअल फंड खरीदे, आपको जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है वो क्या तो कैम्स के अंडर रजिस्टर्ड होंगी या के फिनटेक के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, क्योंकि के फिनटेक और कैम्स ही 2 RTA हैं इन सारी AMCs के। तो इनको एन्युटी इनकम मिलती है और मिलती रहेगी, और वो इनकम बढ़ती रहेगी। जैसे यूट्यूब ने प्रीमियम लॉन्च कर दिया, व्हाट्सएप ने बिजनेस लॉन्च कर दिया, अमेजॉन ने अमेजॉन प्रीमियर लॉन्च कर दिया। हाँ, हर प्लेटफॉर्म का एक रिटेल वर्जन है और एक डीलक्स वर्जन है। जिसको ज्यादा सर्विसेज चाहिए और डीलक्स वर्जन लेगा, वैसे इनमें भी है। तो इनको एन्युटी इनकम बढ़ती रहेगी। भाई मैंने कहा कि अभी पेनिट्रेशन 4% है, वैसे ही एक अलग प्लेटफॉर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का। भाई आप स्टॉक कहीं पे भी खरीदे, एंजल में खरीदे, मोतीलाल में खरीदे, जीरोधा में खरीदे, ग्रो पे खरीदे, आपके स्टॉक्स कहाँ पर सेफ रहते हैं? डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी 2 हैं, एक NSDL है, इसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL है, NSE है, और CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, जिसके फादर BSE हैं। जब भी आप हिंदुस्तान में कोई शेयर बेचते हैं, आपको हर शेयर बेचने बजाय आप 1 शेयर बेचे या 100 शेयर बेचे, कुछ पैसा आपको CDSL या NSDL को देना पड़ता है, जिसको डिपॉजिटरी फीस कहते हैं। हाँ। और जितना आप शेयर उसमें ट्रेड करेंगे, बेचेंगे, खरीदने में नहीं देना होता, बेचने में देना होता है। और हिंदुस्तान में पेंडेमिक से अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, 12 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए। पेनिट्रेशन अभी भी गई है, बिकॉज डुप्लीकेशन है। जो ज्यादा डीमैट अकाउंट इसलिए खुलता है कि ज्यादा IPO अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे फैमिली मेंबर के नाम पे। तो मैंने 4 तरह के प्लेटफॉर्म्स की बात करी। एक स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे मोतीलाल एंजल, एक एक्सचेंज जैसे NSE BSE, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे CDSL और NSDL, एक RTA जो म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार प्लेटफॉर्म जैसे के फिनटेक और कैम्स। 5वां है AMCs, असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनके थ्रू वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। जैसे आदित्य बिरला, UTI, SBI AMC, HDFC AMC, निपॉन AMC। मैंने जितनी कंपनीज की बात करी, इसमें से 90% कंपनीज लिस्टेड हैं। ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं जिनके आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बिकॉज इंडिया में पेनिट्रेशन इतना कम है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है। तो इसमें जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है। हाँ, अभी हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे तो मैं इंश्योरेंस पे आ रहा था। इंश्योरेंस इसमें नहीं आता, फाइनेंस नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आता है। अभी मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा था। एक इसमें सेगमेंट हो रहा है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे हम और आप एक चीज में कॉमन ओपिनियन रखते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, इन्वेस्टिंग से बनता है। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, इन्वेस्टिंग से बनता है। अब इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेल्थ क्रिएशन की गाइडेंस दे रही हैं। वो आपको ट्रेडिंग के लिए डिस्करेज कर रहे हैं और आपको पैसिव मोड में म्यूचुअल फंड्स या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे PMS हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, या एक सभी नई एसेट क्लास लॉन्च करने वाला है SIF, उसमें निवेश करने की सलाह देते हैं और उसमें आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं और आप उनको कुछ इनकम देते हो जो उनकी एन्युटी इनकम होती है।
तो इसके अंदर होती है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, जैसे नुवामा हो गया, आईएफएल वेल्थ हो गया, मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी तबका है जो अपना पैसा बैंक से निकाल के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट प्लान कर सके और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। सबको बिजनेस मिल रहा है। इनके बाद इन्वेस्टिंग से अगर हम थोड़ा सा दूर जाते हैं तो आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें दो तरह की इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक जो लाइफ इंश्योरेंस बेच रही है और एक जनरल इंश्योरेंस बेच रही है, जिसमें आपका हेल्थ और गाड़ी आ जाता है। इन सब का भी पेनिट्रेशन, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनीज हैं हिंदुस्तान में, सबका पेनिट्रेशन इज इन सिंगल डिजिट्स। अच्छा, मतलब अभी 90% से ऊपर स्कोप पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। तो इसमें अगर 5 कोई फेवरेट बोला जाए कि सर देखो, जिनमें कंपाउंडिंग जो हम शुरू से बात करेंगे, एनएससी बीएससी है, एनएससी बीएससी कितने सारे, मतलब 5 कंपनियां नहीं है ना, नो बरेंद्र, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हाँ, एनएससी लिस्टेड नहीं है, उसका आईपीओ आने वाला है। बीएससी है। अभी हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे थे 20% की। हाँ, अगर आप लास्ट 4 साल का डेटा देखें बीएससी का, तो बीएससी का जो कंपाउंडिंग रेट है वो 100% है। अरे बाप। क्योंकि एनएससी का आईपीओ आने वाला है, लोग एनएससी नहीं खरीद पा रहे, तो लोगों ने बीएससी खरीदना शुरू कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि मान लो आज जैसे कोई वीडियो देखेगा, बीएससी में लगा देगा पैसा और 1-2 साल नहीं बढ़ेगा, बेच के निकल जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर आप, हाँ, मैंने आपको डेटा आधा दिया। हाँ, मैंने कहा कि लास्ट 4 से 5 साल का बीएससी का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 100% प्लस है। हाँ, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ था, उससे 4 साल का निकालोगे तो 10% भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एवरेज अगर किसी ने 10 साल होल्ड करा तो वो 30-40% का सीएजीआर है। मिल गया उसको। तो सारी कहानी मैंने जो, जहां से हमने शुरुआत करी थी, एसेंस ऑफ मेकिंग मनी थ्रू इन्वेस्टिंग इज टाइम, हाँ, बट पीपल आर फोकसिंग ऑन आर। तो अगर आपको 1 साल आर नहीं मिला, आप शिफ्ट कर लोगे। हाँ, ये वाली थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोग बिजनेस को कम देखते हैं और स्टॉक प्राइस को ज्यादा देखते हैं। रेट देखते रहते, घटा बढ़ा और दिल की धड़कन घटती बढ़ती रहती है। गवर्न्ड बाय प्राइसेस, नॉट बाय फंडामेंटल्स। हाँ, हमारे बिजनेस में देखो, बिजनेस में एक बड़ी चीज अच्छी, एक मैंने किताब पढ़ी थी, हॉवर्ड मार्क उसके ऑथर है, मार्केट साइकिल्स के ऊपर किताब है। वो कहते हैं उसके अंदर लाइफ, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ये चारों चीजें साइक्लिकल है। हाँ, इनका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे प्लेन पेपर पर, लीनियर नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा, आप भी नहीं होगे, आप मेरे साथ तजुर्बेकार है, मैं भी नहीं हूँ, जिसकी लाइफ स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ, वो ऐसे लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें हर्डल्स नहीं आई होंगी, या बॉस से पंगा नहीं हुआ होगा, या प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी, तब भी हम होल्ड करके रखते हैं ताकि हमें फिक्स सैलरी मिलती रहे। वो भी टिप से टॉप से, या साइक्लिकल कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। बिजनेस तो कभी स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। हाँ, इतने सारे डायनामिक्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और इन्वेस्टिंग कैसे साइक्लिकल हो सकती है, कैसे लीनियर हो सकती है, वो भी साइक्लिकल। तो फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप जो अच्छी कंपाउंडिंग देते रहे हैं वो क्या है? सर मोनोपोली बिजनेसेस हैं सारे, बीएससी, एनएससी। हाँ, एनएससी भी आएगा, एनएससी का आईपीओ भी आएगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल, वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। सीडीएसएल, एनएसडीएल का भी अभी ब्रोकिंग फर्म में टॉप कौन है? ब्रोकिंग फर्म में सर अभी क्या है कि सारी ब्रोकिंग कंपनीज ना वेल्थ का बिजनेस साथ में शुरू करती है, क्योंकि ब्रोकिंग भी साइक्लिकल बिजनेस है। हाँ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, एंजल ब्रोकिंग है, नुवामा है, एडलवाइज है, आईएफएल है। आपको जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी लगे आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो पूरे सेक्टर में बुलिश हूँ। हाँ, तो ये पूरा सेक्टर आपके हिसाब से बढ़िया। तो अगर आदमी को पोर्टफोलियो बनाना है, और अगर आदमी एक निवेशक डिसाइड करता है कि ठीक है मुझे अपने 100 रुपए में से 20 रुपए 20% इस सेक्टर में एलोकेट करना है, हाँ, तो उस 20% में से हर एक प्लेटफॉर्म की वो एक कंपनी लेकर डाल दे। हाँ, दिस इज व्हाट ही कैन डू। वो एक अच्छी तो स्ट्रेटजी। एक अच्छा पोर्टफोलियो में से पहला हिस्सा हो गया हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है जिसको हम भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल हो गया और फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। अब इसमें इंश्योरेंस को बंदा भी अवॉइड कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। ओके, तो इंश्योरेंस अवॉइड करें। बाकी फाइनेंशियल सर्विस में सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी, एनएससी अभी आएगा, और ब्रोकिंग हाउसेज जो है ये एक अच्छी रिटर्न देते रहे हैं, आगे देंगे नहीं देंगे, बट हिस्टोरिकली देते रहे। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आगे भी देंगे। इनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, इनकी मार्केट यहाँ से डबल ट्रिपल होनी हो जाएगी। एक और सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज।
वहाँ भी मैंने बड़ी फास्ट ग्रोथ देखी है, जैसे इंडिया बढ़ रहा है और ऐसी इकोनॉमी में ये वाले सेक्टर भी और ये वाली कंपनीज बहुत बढ़ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं सर इसके लिए थोड़ा सा 30-40 साल पीछे जाना चाहूँगा। हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन 1991 में हुई थी। मनमोहन सिंह जो मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 1991 में क्या करा कि इंडिया को खोला ताकि फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें अपने लिए भी और हमारे लिए भी। तो 1990 से जो दशक था 2000 तक का, दैट वाज द डिकेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस भी तभी फॉर्म हुआ था, टीसीएस भी तभी आया था और बाहर से बहुत सारी कंपनीज ने आके अपनी सेटअप करी थी यहाँ पे बिजनेसेस एंड दे क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ। तो जो पहला दशक था 1990 से 2000, वो दशक था आईटी का। उसके बाद 2000 से 2010 का दशक था, वो दशक था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया में हम बात कर रहे हैं अभी इंफ्रा की, रोड्स की, हाईवेज की, लेकिन जो फास्टेस्ट डेवलपमेंट इंडिया में हुई है पिछले 30-40 सालों में वो 2000 से 2010 में हुई है। और ये स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करा। स्टॉक मार्केट का सबसे गोल्डन पीरियड था 2004 से 2008। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा बूम तब करा जब प्राइसेस 5 to 10x बढ़े, हाईवेज बढ़े, रोड्स बनी। तो पहला दशक आईटी का था 1990 से 2000, दूसरा दशक इंफ्रा का था 2000 से 2010, तीसरा दशक बीएफएसआई का था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, विच वाज फ्रॉम 2010 to 2020। और ये वाला जो दशक है जिसमें अभी हम हैं 2020 से लेकर 2030 से 35 तक, वो मैन्युफैक्चरिंग का है। क्योंकि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग की कोई बात नहीं करता था। इसमें गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, उन्होंने जिस तरह की पॉलिसीज लॉन्च करी, जैसे पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एक बिजनेसमैन ने फैक्ट्री ओनर को ये बोला कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे हम आपको इंसेंटिव देंगे, लैंड देंगे सब्सिडाइज्ड रेट्स पे और आपको कैश बैक देंगे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो मोदी जी ने लिया, या जीएसटी, इन तीनों चीजों ने क्या करा कि बिजनेस को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कर दिया। आप खुद देखिए ना, आज से 10 साल पहले इंडिया अपनी मोबाइल फोन्स की कंजम्पशन का 80% इंपोर्ट करता था, आज 50% एक्सपोर्ट कर रहा है। ये ट्रेंड चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है? एप्पल ने और सैमसंग ने यूएस के बाहर सबसे बड़े फैक्टर्स इंडिया में लगाए और इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। अब उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, खुद तो सारे प्लांट लगाएगा नहीं, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया कंपनीज को जो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिससे ये इंडस्ट्री इमर्ज हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। वैसे ही गाड़ियां अगर आप देखें, ये BMW, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये सारी इंडिया में आज से 10-15 साल पहले इंपोर्ट होती थी। इंपोर्ट होती थी तो इनकी कॉस्ट डबल होती थी, 1 करोड़ की गाड़ी और 1 करोड़ की इंपोर्ट कॉस्ट। तो सबने क्या करा, चेन्नई में अपने प्लांट लगाए और इन गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबलिंग शुरू कर दी। वहां पर इंडिया में बहुत सारी कंपनीज को काम मिला जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स बन गए, वो इंडस्ट्री चल पड़ी। चेन्नई इज द ऑटोमोटिव हब इन इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट गुड्स की। आप बता सकते हैं सर कि इंडिया में कितने बड़े ब्रांड हैं जो व्हाइट गुड्स के होंगे एज कम्पेयर टू फॉरेन ब्रांड्स? अगर हम एसी, टीवी और फ्रिज की बात करें, बहुत कम है, 10-15 होंगे, मुश्किल से होंगे भी। तो आज भी हमारे घरों में एसी की बात कर रहे हैं तो डाइकन, एलजी, पैनासोनिक, वोल्टास भी है, लेकिन ये ब्रांड्स का पेनिट्रेशन ज्यादा है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो एलजी, वर्लपूल, आईएफबी। मेरे को नहीं, शायद मैं भूल रहा हूँ अगर कोई इंडियन बड़ा ब्रांड है वॉशिंग मशीन कैटेगरी में, शायद है भी नहीं। टीवी की बात करें तो सोनी, एलजी के हम आगे कोई जाता ही नहीं है। अब ये सारी जो कंपनियां हैं, इनको पता है कि ये सारे जो व्हाइट गुड्स हैं एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, लेकिन इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि खुद सब कुछ बनाए। तो ये क्या कर रही हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को काम दे रहे हैं। एलजी, हिताची, डाइकन, इन सब के लिए इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर काम करती हैं। जैसे अगर मैं 2-4 नाम की बात करूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा नाम है जो सैमसंग के मोबाइल फोन्स बनाता है। अभी से नहीं बना रहा, बनाता आ रहा है पिछले 7-8 साल से। वैसे ही एम्बर हो गया, पीजी टेक्नोप्लास्ट हो गया, ये ऐसी कंपनीज हैं जो एलजी, हिताची, वर्लपूल, इनके लिए एसीज, फ्रिज और वॉशिंग मशीन बनाते हैं। ये बनाते हैं, उनको बना के दे देते हैं और वो अपना ब्रांड का थप्पा लगा के इनको मार्केट में सेल कर देते हैं। और ये पेनिट्रेशन आने वाले 10 साल में यहाँ से 10 गुना बढ़ सकता है। एक डेटा में पढ़ रहा था जिसमें व्हाइट गुड्स का जो कंजम्पशन पेनिट्रेशन इंडिया में सिंगल डिजिट का है, 7-8%। आपको शायद लग रहा होगा कि ये इतना कम कैसे है, लेकिन हम मेट्रोज में रहते हैं सर। हाँ, आप मेट्रो से बाहर जाइए,
इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर पिछले 5 साल में इलेक्ट्रिसिटी आई है। इलेक्ट्रिसिटी आएगी और इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ेगी तो बंदा क्या खरीदेगा? गैजेट खरीदेगा, वाइट गुड्स खरीदेगा, वॉशिंग आज से मशीन 10 साल लेगा। पहले ये सारी चीजें लग्जरी थी, आज नेसेसिटी है, हाँ, तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा ही। आज भी इंडिया में ऐसे काफी सारे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस हैं जहाँ पर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। आप दिल्ली में देखेंगे तो कितने सारे ऐसी झुग्गियां जहाँ पर एसी, टीवी, फ्रिज आपको मिल जाएगा, हाँ, बिकॉज इट्स नो मोर लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। तो इंडिया में जितनी सारी कंपनीज हैं, अब खुद तो हम मैन्युफैक्चरिंग में सर बहुत पीछे हैं। हम अपना ब्रांड बना के उसको बड़े लेवल पे तो नहीं स्केल अप कर सकते, तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वाइट गुड्स में, मोबाइल फोन्स में। तो इसमें अगर हम नाम लें, लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने पास में अच्छी रिटर्न देती रही है सर कंसिस्टेंटली? इसमें भी अगर आप पास के रिटर्न बात करें, मैं जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं सबको कहूंगा कि पास रिटर्न के बेसिस पे कभी भी नहीं, निवेश मत करें, क्योंकि जो पास का CAGR है आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे, वो तो 100% है। हाँ, पर एक इंडिकेशन तो मिलता है कि कंपनियों ने अच्छा ही किया होगा जो 100% रिटर्न दी है। तो इसके अंदर अगर आप लीडिंग नाम्स की बात करें, जो इंडस्ट्री के बिग प्लेयर्स हैं, वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हैं, हाँ, इसके अंदर एम्बर है, इसके अंदर PG टेक्नोप्लास्ट है, छोटे की बात करें तो ईपैक ड्यूरेबल्स हैं और बहुत सारे हैं। तो ये 3-4 लीडिंग नाम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, और अच्छा करते रहेंगे। और अभी आगे भी ग्रोथ अच्छी दिख रही है। सिरमा टेक्नोलॉजीज है, और आगे जाके क्या होगा, KPIT टेक है, आगे जाके क्या होगा, ये कंपनियां जब बड़ी बन जाएंगी तो हो सकता है ये मोबाइल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अलग करेंगी, सोलर के लिए अलग करेंगी, सेमीकंडक्टर जिसको हम आजकल डेटा सेंटर्स या वो कहते हैं, सेमीकंडक्टर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई भी गैजेट काम नहीं कर सकता, एनवीडिया जिसमें चिपसेट आए हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो आगे जाके जो मुझे लगता है कि ये कंपनियों में से ना बहुत सारी कंपनियां निकल जाएंगी जब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन बड़ा हो जाएगा मोबाइल फोन्स का, तो उसको अलग कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग कर देंगे, HVAC का अलग कर देंगे। मैं एक कंपनी के बारे में पढ़ रहा था जो रेलवे पे बहुत खर्चा कर रही है सरकार हमारी, तो वो रेलवे के लिए HVAC का काम कर रही है, विच इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये जो कोचेस बन रहे हैं उसके अंदर जो ACs का टेक्नोलॉजी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स हो रहा है इन कंपनीज को, और वो बहुत बड़ा काम है क्योंकि रेलवे तो एक्सपैंड कर ही रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले फ्यूचर में वो इसका डिवीजन अलग कर देंगी। तो मोबाइल फोन, गैजेट्स का पेनिट्रेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है सर, क्योंकि इंसान के पास पैसे आते हैं, हर आदमी घर खरीदना चाहता है, वो तो खरीद नहीं सकता। हाँ, ऐसा बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में कि सबसे बड़ा जो एस्पिरेशनल परचेज आदमी करना चाहता है वो घर होता है, क्योंकि घर नहीं करवाता उसके बाद गाड़ी होती है, जो गाड़ी नहीं करवाता वो गैजेट्स खरीदता है, या तीनों ही खरीदता है। पर गैजेट तो हर कोई खरीद पा रहा है क्योंकि घर खरीदने के लिए करोड़ों चाहिए। घर खरीदेगा तो गाड़ी और गैजेट्स तो आ ही जाएंगे ना। हाँ, पर गैजेट हर कोई ले पा रहा है। आज हमारे देखें तो हमारे ड्राइवर्स के पास, सबके पास अच्छे फोन है, स्मार्टफोन है। वो उसमें थोड़ा सा क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है, क्रेडिट कार्ड उसको मैं फेवर नहीं करता क्योंकि वो एक ट्रैप भी है। हाँ, क्योंकि लोग अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ओवरबोर्ड जाके खरीद रहे हैं, और कल को उनके अगर इनकम थोड़ा सा हिली तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो अब आते हैं जी, और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है कंजम्पशन, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें यूज करते हैं, उनके बारे में। सर इसके लिए ना मैं एक और डेटा शेयर करूंगा। एक बड़ा अच्छा डेटा आया था अभी कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले रिसेशन की बात हो रही थी, US में रिसेशन आ जाएगा, यूरोप में चल रहा है। तो एक डेटा आया था कि किन किन कंट्रीज में अगले 10 साल में रिसेशन आ सकता है। तो उस डेटा के अंदर रैंकिंग थी, कंट्रीज विच कैन फोर्स द रिसेशन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि पहली बार इंडियन होने का प्राउड फील करा वो डेटा देख के, उसमें हमारा ना बॉटम पे था। अच्छा, इंडिया में रिसेशन का चांस कम है। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया हैविंग रिसेशन वाज वेरी लेस। हाँ, ओलंपिक में बॉटम पे देख के दुख होता है, बट यहाँ पर बॉटम पे देख के खुशी हुई। ठीक है। उसका रीजन क्या था? इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ लोग होने वाले हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है उसके लोग हैं, पीपल, डेमोग्राफी। वी आर दी यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अब यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है कि वर्किंग कर रहे हैं तो पैसा भी अर्न कर रहे हैं। पैसा अगर कमाएंगे तो क्या करेंगे? खर्चा करेंगे ना। तो हमारे साथ ये है कि हम जितना बनाते हैं उसमें से 50-60% खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सपोर्ट के लिए बचता ही नहीं है। जैसे चावल एक आइटम है जिसपे पहले एक्सपोर्ट अलाउड था, बट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इंडिया में इतनी कंजम्पशन हो रही है और इंडिया में इतनी जरूरत है, तुम एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो? तो कंजम्पशन एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में रिसेशन नहीं आने देगी, जिसको हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। हाँ, इसलिए जितनी भी
कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन इंडिया, हिंदुस्तानी को बेचना चाहते हैं। इसलिए मैं एक लाइन बहुत यूज करता हूँ, जो लोग मार्केट से घबराते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू कंज्यूम। क्योंकि मार्केट में बिजनेस को, सारे बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करना है। हॉस्पिटल्स की बात हमने करी, हेल्थ केयर की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, थोड़ा सा एक नॉर्मल निवेशक के लिए कॉम्प्लेक्स है, बट कंजम्पशन कॉम्प्लेक्स नहीं है। आदमी अपनी लिस्ट बनाए, जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है 1 महीने में या 6 महीने में या साल में, उसमें कितना खर्चा कर रहा है, उसको खरीदना शुरू कर दे। सबसे पहले शुरू करते हैं टेलीकॉम से। टेलीकॉम लग्जरी तो है नहीं, नेसेसिटी है। हम एवरेज अपने टेलीकॉम पे 1000 या 1500 रुपये खर्च कर देते होंगे हर महीने, और जो लोग ज़्यादा यूट्यूब या ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा भी कर देते होंगे। तो महीने का खर्चा कितना हो गया? 1500 रुपये। साल का कितना हो गया? मोटा मोटा 18,000 रुपये एक मेंबर। घर में 4 मेंबर हैं तो 80,000 रुपये, 5 है तो 1 लाख रुपये, 5 साल में 5 लाख रुपये। और ये खर्चा ऐसा जो कभी आने वाले टाइम में कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा। और अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर ने टैरिफ बढ़ा भी दिए तब भी आप चेंज नहीं करोगे, क्योंकि डिपेंडेंसी है। 20% अभी टैरिफ बढ़े थे सर टेलीकॉम में 5 साल बाद, जियो आया था उसने कम कर दिए थे। तो अगर आदमी कुछ ना करके टेलीकॉम की कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे, ऐसी कंपनीज जो टेलीकॉम सर्विसेज दे रही हैं, या ऐसी कंपनीज जो टेलीकॉम सर्विसेज को इक्विपमेंट दे रही हैं, वाईफाई की, राउटर की, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें रिसेशन आने के चांसेस कम है। पिछले 5-7 साल में कंपनीज ने पैसे नहीं बनाए क्योंकि टैरिफ नहीं बढ़ा पा रहे थे, बट गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है और टैरिफ बढ़ते रहेंगे जिस तरीके से इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, डेटा कंज्यूम हो रहा है। दिस इज वन। टेलीकॉम भी कंजम्पशन की आइटम है। उसके बाद अभी हमने खाने की बात करी। इंडिया में बाहर खाना खाना एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है और आम हो गया। और हर घर में सुबह शाम जोमेटो स्विगी कंजम्पशन या रेस्टोरेंट चल ही रहा है, घर का खाना कोई नहीं खा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और औरतें बना नहीं रही कन्वीनियंस। कंजम्पशन को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक नेसेसिटी कंजम्पशन जिसे हम टेलीकॉम की बात करी, एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। बाहर खाना या बाहर से खाना ऑर्डर करना वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। घर में खिचड़ी बनी है या मूंगे की दाल बनी है, आप खाना खा सकते हो, बट आपको पसंद नहीं है तो आप बाहर से चाइनीज, थाई, इटालियन सब चल रहा है, बिरयानी कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आपका डिस्क्रिशन पे है। तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अलग है, नेसेसिटी कंजम्पशन अलग है। नेसेसिटी जैसे आटा, दाल, चावल, गैस, टेलीकॉम में नेसेसिटी है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे बाहर खाना, पिज्जा ऑर्डर करना, ये डिस्क्रिशनरी है। इसमें बहुत सारी तरह के डिफरेंट बिजनेस मॉडल और कंपनीज हैं। जैसे आपने 2 नाम लिए, जोमेटो, स्विगी, फूड डिलीवरी ऐप है, कुछ बनाते नहीं है, प्लेटफॉर्म है। फिर प्लेटफॉर्म हो गया, हमें और रेस्टोरेंट को कनेक्ट कर। ये प्लेटफॉर्म इतने बड़े हो चुके हैं कि मोनोपोली बन चुकी है। फ्लिपकार्ट गुजारा नहीं इनके बगैर। आज मतलब 2 बजे भी मन करता है कुछ खाने का, किचन में कोई है नहीं, बट जोमेटो से फैमिली इनसे महीने के 10 ऑर्डर ले लेती है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपये, 10 का मतलब 5000, पार्टी का निकालते तो अलग, यानी साल का 60,000 रुपया, 5 साल का 3 लाख रुपया। और ये बढ़ रहा है। अब तो उन्होंने नेसेसिटी कंजम्पशन भी शुरू कर दिया है, जिसको हम क्विक कॉमर्स कहते हैं। जोमेटो का ब्लिंकिट, स्विगी का इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, टाटा का टाटा बास्केट, फ्लिपकार्ट ने भी शुरू कर दिया फ्लिपकार्ट मिनट्स। ये कहते हैं कि जब हमारे पास कस्टमर आ गया तो हम उसके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन तो पूरी कर ही रहे थे, नेसेसिटी भी पूरी करेंगे। और अगर कोई एनालिसिस करे, कोई कॉमर्स में जब हम इनसे सामान खरीदते हैं वो महंगा पड़ता है। अगर आप बिग बाजार से पहले सामान खरीदते हो, डीमार्ट से खरीदते हैं, आज ये चार्जेस लगाते हैं, सर्च प्राइसिंग लगा दीजिए, डिमांड ज्यादा है 30 रुपए ज्यादा, कंपैरिजन करेंगे तो प्रोडक्ट भी महंगे हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल कोट करूं तो टाटा की जो चाय पत्ती आती है ताजमहल, वो अगर आप डीमार्ट से जाके लेंगे तो शायद आपको 500 रुपए की 1 केजी मिलेगी। इन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं कि 700 रुपये डिस्काउंट करके 550 या 600 रुपए की बेचते हैं, which is 10% मोर एक्सपेंसिव। और फिर भी हम यहाँ से ऑर्डर करते हैं। कन्वीनियंस है ना, आ गया 10 मिनट के अंदर कन्वीनियंस, और उस कन्वीनियंस के भी पैसे लेते हैं। कन्वीनियंस चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज, सर्च चार्ज, डिमांड ज्यादा अभी ज्यादा लेंगे। तो आप देखिए ना कि डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है। तो इसमें अगर हम बात करें फिर अगेन लीडिंग प्लेयर, सर देखो ये सारे सेक्टर्स में लीडिंग प्लेयर्स इतने सारे कम है। कौन है फिर भी नाम लेंगे बात करें तो स्विगी और जोमेटो। अभी आप IPO आए, खाने की बात करें जो फास्ट फूड है उसमें 4 कंपनीज हैं जिसका हम खाना खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स को जो कंपनी रन करती है वो वेस्ट लाइफ फूड है। अच्छा।
उसके बाद पिज्जा हट, KFC है। हाँ उसके 2 मास्टर फ्रेंचाइजीज हैं, एक सफायर फूड्स है और एक आपकी देवयानी है। हाँ मतलब 4 बेसिकली जो वो है रीजन्स हैं, एक के बाद साउथ और वेस्ट है और एक के बाद ईस्ट और नॉर्थ है। और जुबलिएंट फूड जैसे जुबलिएंट फूड तो एक लौता मास्टर फ्रेंचाइज है डोमिनोज का। वैसे एक रेस्टोरेंट ब्रांड्स करके कंपनी है जो आपका बर्गर किंग, आपका ये टैको बेल, इन सारी कंपनीज को कंट्रोल करती है। एक पपाया करके एक आपने चेन आजकल खुल रही है नॉन वेज की, वो भी इसके अंडर आती है। सफायर फूड्स हो गया, देवयानी इंटरनेशनल हो गया, ये कंपनीज हैं जो QSR है। QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। और इनका पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे ना तो Tier 2 Tier 3 सिटीज में बहुत ज्यादा है कि वहां पे ये आज भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। अभी एक इमर्जिंग ब्रांड है क्रेमिका, अगर आपने बिस्कुट ट्राई करे हो। हाँ और एक इमर्जिंग तो नहीं कहूंगा क्योंकि 25 साल हो गए, ब्रेड्स के अंदर सिर्फ ब्रिटानिया होता था, बाद में हेवल्स आया, बाद में हार्वेस्ट आया। अब एक ब्रेड बड़ी कॉमन है हर कैटेगरी में जिसको कहते हैं इंग्लिश ओवन, वो इनकी ब्रेड है। तो इन्होंने कंजम्पशन कैटेगरी में भी अपने 3 सब ब्रेड बना दिए। तो खाने के में खाना तो देखो हिंदुस्तानी को भी छोड़ ही नहीं सकता। जिसके पास पैसे हैं वो तो खाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी खाएगा। उसके बाद जूतों की बात करें तो उसमें एक कंपनी मेट्रो फूड्स। आज हम हिंदुस्तानी यंगस्टर्स या मिडिल एज के लोग भी स्केचर्स के जूते पहनना चाहते हैं, क्लार्क के जूते पहनना चाहते हैं, ID के शूज़ पहनना चाहते हैं, या क्रॉक्स जिसका एक स्लीपर 4-5 हज़ार से शुरू होता है। इन सब के मास्टर फ्रेंचाइजीज है MBO, जिसको मल्टी ब्रांड आउटलेट कहते हैं। वो एक कंपनी के पास है मेट्रो शूज़, जिसका अपना जूता 1500 रुपये का है। क्योंकि वो इन सब के मास्टर फ्रेंचाइजीज को कैटर कर रहा है पर्टिकुलर रीजन्स में, तो वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनके स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो जूते हो गया, कपड़े हो गया, कपड़ों में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आदित्य बिरला फैशन, अरविंद फैशन। तो ये तो होगा विपिन फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। अब अगर हम थोड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर्स में चलें, जैसे आप ऋतिक बोलते थे कभी, मुझे याद है। बिल्कुल बोलता था सर। तो ऋतिक में रिलायंस कौन कौन होते थे ऋतिक के? सर ऋतिक में देखो H फॉर HDFC बैंक और HDFC था जो कि मर्ज हो गए। तो ऋतिक में 2 H थे, उसमें से HDFC लिमिटेड मर्ज होकर HDFC बैंक में आ गया। R फॉर रिलायंस था, I फॉर इन्फोसिस था और ITC था, T फॉर TCS था और K फॉर कोटक महिंद्रा बैंक था। लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो मार्केट के कंपैरेटिवली और बाकी इमर्जिंग स्टॉक्स से कंपैरेटिवली उन्होंने बहुत कम CAGR पे पैसा ग्रो करा है, जो 15 से भी कम है। लेकिन आपने अपने सेफ्टी और कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल की बात करें तो ये ट्रेडिशनल है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब हम ऋतिक की बात करते थे तो हम ऋतिक और सलमान की बात करते थे। हम बोलते थे ऋतिक खरीदो और सलमान मत खरीदो। उस टाइम सलमान में क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, NTPC, और सलमान चलता नहीं था, ऋतिक चलता था। बाद में ट्रेंड ऐसा आया कि ऋतिक स्टैग्नेंट हो गया और सलमान ने ऋतिक को टेक ओवर कर लिया। तो ये अब जो भाई ये बताओ कि 5 साल में ये बदलाव हुआ। बिल्कुल वो सर। अच्छा, मेरे टाइम में जब मेरा IPO आया था तो जितने भी आज के ब्लू चिप है तब के ब्लू चिप ही और थे। ना एयरटेल था, ना इन्फोसिस था, ना TCS था। ये कंपनियां तो थी नहीं, सिर्फ एक रिलायंस ही था। बिल्कुल नहीं थी। पर लेकिन बाकी उस टाइम की जो ब्लू चिप थी, सेंचुरी हो गया, बॉम्बे रेयन हो गया, ये सब बड़े बड़े बिजनेसेस माने जाते थे। तो ये एक आम इन्वेस्टर ये कैसे ट्रैक रखे भाई? सर देखो, इसके लिए ना आम इन्वेस्टर को थोड़ा सा इंडेक्स की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते हैं, खराब कंपनियां निकाल देते हैं, अच्छी कंपनियां ले आते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी खराब फंड्स निकाल देते हैं, अच्छे फंड ले आते हैं। इंडेक्स भी अपने आप को रीबैलेंस करता है। और दूसरा क्या है कि जो इंडेक्स का कंपोजिशन का मैट्रिक्स फार्मूला है ना, वो चेंज हो गया। जैसे आपने बात करी, आज से 20-25 साल पहले जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं वो सारे इंडेक्स में थी। आज कोई भी नहीं है या बहुत कम है, PSU निकल गया। उसका रीजन क्या है कि पहले इंडेक्स की जो कंपोजिशन थी ना, वो मार्केट कैप के बेसिस पे थी। जो जितनी बड़ी कंपनी वो इंडेक्स का पार्ट बनेगी। 2000 आते आते इन्होंने कंपोजिशन चेंज कर दी। इन्होंने फॉर्मूला क्या डाल दिया, मार्केट कैप से फ्री फ्लोट मार्केट कैप। थोड़ा टेक्निकल है, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसका मतलब है कि इंडेक्स में वही कंपनी आएंगी जिनका फ्रीली ट्रेडेबल शेयर मार्केट में फ्लोट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर रिलायंस है, रिलायंस की मार्केट कैप है 100 रुपये, उसका प्रमोटर के पास 70% शेयर है तो 70 हो गया। अब 100 माइनस प्रमोटर शेयर अगर आप निकाल दो तो 30 बचा। वो जो 30 है वो मार्केट में ट्रेडेबल है ना, प्रमोटर 70 मार्केट में ट्रेडेबल है नहीं। अब वो 30 का रेशो जिसका ज्यादा होगा वो कंपनी इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी।
जैसे ONGC में सरकार की होल्डिंग 80% है और ONGC 1000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन फ्री फ्लोट के हिसाब से वो बनती है 200 करोड़ की, तो वो इंडेक्स से बाहर हो जाएगी और फ्री फ्लोट वाली सारी कंपनियां मार्केट में आ जाएंगी, जैसे TCS, इन्फोसिस। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन चेंज की वजह से इंडेक्स में टॉप 50 में आ गई और जो कंपनियां हाई एंड प्रमोटर होल्डिंग थी वो बाहर चली गई, क्योंकि दे वांटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग द फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग अवेलेबल इन द मार्केट। एक तो ये रीजन हुआ। और जो कंपनी इंडेक्स में आती है वो फॉरेन फंड्स के रडार पे आती है, तो बाहर से पैसा आता है, वो इमर्जिंग कंपनीज में तो लगता ही है, बट सेफ्टी क्वेश्चन के लिए बड़ी कंपनीज में लगता है। तो ये तो ऋतिक और सलमान हो गया। अब एक टाइम में बात चल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सर। अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत सारी रोड बननी है, बहुत कुछ है। तो आपने इंफ्रा को स्टडी किया है कुछ, उसको अपने रडार में रखा है? मैंने बिल्कुल रडार पे रखा है सर, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, और जो सीमेंट है और जो स्टील है, ये जो सेक्टर्स है ना, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। हाँ। एक तो हम नॉर्मली कहते हैं कि निवेशक को पैसा कमाना है तो पेशेंस होने चाहिए, और इसमें तो पेशेंस और डबल चाहिए। अच्छा, उसका ये टाइम से पैसा बनाती बहुत। टाइम से पैसा इसलिए बनाते हैं कि सर लंबे टाइम के प्रोजेक्ट होते हैं। आपने आज बोला कि मैं एक सिटी को डेवलप करूंगा, वो 2 साल में तो होगी नहीं। नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो में उसमें 5 साल लगेंगे। हाँ। और बहुत ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स। हाँ, 5 साल कह के द्वारका एक्सप्रेसवे को 14 साल लग गए, तो 15 साल लग गए। हाँ। तो जनरली ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने टाइमलाइन पे खत्म नहीं हो पाते, और क्योंकि अपने टाइमलाइन पे फिनिश नहीं हो पाता, जो इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, फिर ये कमा नहीं पाते। और जो कंपनीज इनको बना रही होती है और सर्विस कर रही होती हैं, उनको उस हिसाब से पैसे मिल नहीं पाते, तो उनके मार्जिन खराब हो जाते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बना रही है, GMR VMR, ये वो सब उनका यही हाल है। ये सबका यही हाल है। ओके। इसमें एक ड्रॉबैक है। दूसरा, इंफ्रा में मेटल्स की बात करी, मैं जितने भी निवेशक हमें सुन रहे हैं, मैं उनको मेटल कंपनी से या कमोडिटी कंपनी से लंबे निवेश के लिए दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये वो साइक्लिकल सेक्टर है। हाँ। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर पूरे वर्ल्ड में, या मैन्युफैक्चर प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर जो इन सब की सर्विस कंज्यूम कर रहा है वो चाइना है, और ये बहुत सारे कमोडिटी इस पर डिपेंडेंट है। तो मैंने नहीं देखा 10-15 साल में इन्होंने 15% का भी सीजर निकाला हो। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इनको टाइमली एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। तो ये लंबे टाइम के जो निवेशक है उनके लिए नहीं है। इंफ्रा में एक ही कंपनी है जो टिकी हुई है पिछले 20 साल से और वेल्थ क्रिएट करती आ रही है और करती रहेगी, वो L&T है। तो L&T आप अभी भी समझते हो कि ये करती रहेगी वेल्थ बाकी क्रिएशन? बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको कितना हिस्टोरिक रिटर्न दिया L&T ने, देखा जाए 15% प्लस है सर। 15% प्लस है। हाँ, लेकिन बहुत हाई ग्रोथ नहीं है फिर भी कंपनी। सर वो तो देखो एलिफेंट है ना। हाँ। अगर आप हाथी की सवारी करोगे तो उसकी स्पीड तो स्लो ही होगी, खरगोश की सवारी करोगे तो स्पीड तेज होगी, लेकिन अगर साइक्लोन आएगा तो खरगोश उड़ जाएगा, हाँ, हाथी खड़ा रहेगा। हाथी खड़ा रहेगा। तो बैलेंस मेंटेन करना बड़ा जरूरी है ना। तो अभी शेयर से आते हैं म्यूचुअल फंड पे। हाँ जी। अब जिनको ये शेयर में स्टडी नहीं करना, कौन सी कंपनी खराब हुई, ऋतिक खराब हो गया, सलमान आ गया, किसको ये टाइम है नहीं, समझ है नहीं, तो म्यूचुअल फंड का रूट कैसा रहता है इन्वेस्टर के लिए? और देखो, जो बिल्कुल नया निवेशक है, ऐसा निवेशक जो बैंक से मार्केट में आ रहा है, जो 3% का ब्याज दे रहा है अपने सेविंग्स अकाउंट में, या 6-7% का ब्याज दे रहा है FD में, अगर उसको मार्केट में एंटर करना है तो पहली चीज जो उसके लिए है वो तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है या ETF है, जो बिल्कुल सिक्योर है। बिल्कुल सिक्योर है तो उसमें रिटर्न भी कम है। हम 20% की कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12% की कंपाउंडिंग की या 10% की कंपाउंडिंग। इंडेक्स का ग्रोथ भी उतना है, तो उसको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, बाहर निकलना, अंदर निकलना, इन सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। कि इंडेक्स, जैसे मैंने कहा, कि अपने आप ही हर 6 महीने में रीबैलेंस होता रहता है। खराब कंपनियां बाहर निकलती रहती है और अच्छी कंपनियां आती रहती हैं, तो उसका 11-12% का ROI कहीं नहीं गया। फर्क ये होगा कि 10 लाख के 100 करोड़ 30 साल में नहीं बनेंगे, 50 साल में बनेंगे, उसके पास नहीं है। या 100 नहीं बनेंगे, 30 करोड़ बनेंगे, तो उसको फिर उससे संतुष्ट रहना पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा। तो दिस इज वन। बाहर जिसमें मैं कह रहा था कि 2000 AMCs हैं, तो बाहर इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज वेरी कॉमन, तो 50% तो इसको इंडेक्स इन्वेस्टिंग में डाल देना चाहिए, जिसमें इसको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अब ये चाहता है कि मेरा पैसा 10-12% की जगह 15% या 20% पे ग्रो करे, फिर इसको म्यूचुअल फंड का रूट लेना पड़ेगा। जैसे हमने हेल्थ केयर से शुरुआत करी, और मैं हेल्थ केयर पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मार्केट में अगर आप किसी सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जो सेक्टर पे कॉल ले रही हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है। हम बात करेंगे कि अगले 10 साल में हेल्थ केयर अच्छा करेगा, कंजम्पशन अच्छा करेगा, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेगा, EMS अच्छा करेगा, या ज्वेलरी अच्छा करेगा,
तो इसके स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें अगर सेक्टर चला या डिफेंस अच्छा करेगा तो आपको 20% का CAGR मिल जाएगा। दिस इज वन। अदर ऑप्शन है इसकी, आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी डाल सकते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं, कोई म्यूचुअल फंड बता दो सेव करनी है, कोई फंड बता दो। पहले कभी करा है? हाँ जी करा है। मेरे को देखकर दुख भी होता है और हैरानी भी होते हैं कि लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 30, 40, 50 फंड होते हैं। मैं कहता हूँ ये क्या है? कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन है। मैं कहता हूँ डुप्लीकेशन है। या मैंने कहा अगर डाइवर्सिफिकेशन भी है ना तो मैं काम करो, जो डाइवर्सिफिकेशन में लेटर V है ना उसको W से रिप्लेस कर दो। फिर क्या होगा? मैंने फिर पढ़ो क्या होगा, ये बन जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। ये वर्स्ट चीज़ है क्योंकि डुप्लीकेशन है तो उनका पैसा सेम ही स्टॉक में लग रहा है। आपके पोर्टफोलियो में देखिए ना, अब एक MF में 30-40 स्टॉक होते हैं, 40 म्यूचुअल फंड के लिए 400 स्टॉक हो गए या 300 हो गए, कोई डुप्लीकेशन भी होगी तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अवेयरनेस और नॉलेज की कमी है। हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड की AMCs हिंदुस्तान में 43 हैं, स्कीम्स 3000 हैं, कैटेगरी तो सिर्फ 13-14 है। सिर्फ 13 या 14 कैटेगरीज हैं जिसमें आपको हर कैटेगरी का एक फंड लेना है डिपेंडिंग अपॉन आपका टाइम फ्रेम क्या है। जैसे बटेट के, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, या मल्टी एसेट हो गया, या बैलेंस फंड हो गया, या डेट हो गया, या गोल्ड हो गया। ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो अगर मोटा मोटा किसी को 1 लाख रुपए लगाना है, बिल्कुल, और उसको चाहिए जी अगर सेफ रिटर्न तो इंडेक्स फंड में जाए 12%, बिल्कुल। और अगर 15 चाहिए तो ब्लू चिप में जाए। मैं सही कह रहा हूँ? मैं अगर इस 1 लाख को 10 लाख लूँ तो मैं एक छोटा सा कैटेगरी एलोकेशन बता देता हूँ। ठीक है। किसी को 10 लाख रुपए लगाने हैं और उसको 15% ज़्यादा का CAGR चाहिए। 15% वो इंडेक्स फंड में लगा दे, यहाँ पे उसको 12% का CAGR मिल जाएगा। 15% वो किसी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में लगा दे, अगर वो चल गया तो वो 15 की जगह 20 भी दे देगा, 18 भी दे देगा। जैसे हेल्थ केयर हो सकता है, कंजम्पशन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, 30 हो गया। अब अगर उसको 20% ज़्यादा CAGR चाहिए तो उसको स्मॉल कैप फंड में लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक रिस्क है। स्मॉल कैप में रिस्क ये है कि उसके जो 100 रुपए हैं वो कभी भी 80 हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं 50 भी हो सकते हैं। तो उसको देख के दुख नहीं होना चाहिए, घट गया है, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं, उस टाइम और लगा देना चाहिए। टाइम फ्रेम लंबा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज तेजी से ग्रो करेगी तो तेजी से गिरती भी है। तो उसमें एलोकेशन 15% ज्यादा देना और रखे, 15% मिड कैप पर लगा दे तो 15 60 हो गया, बच गया 40%। 40% में एक बड़ी अच्छी कैटेगरी होती है मल्टी एसेट, जो मैं सबको राय करना। अब वो आपको ग्रोथ नहीं देगी मगर वो आपको स्टेबिलिटी देगी। मैं अगर आपको एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल दूं इसका, 2022 का जो मार्केट का कैलेंडर ईयर था, हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं अप्रैल टू मार्च, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर ईयर की, विच इज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। 2022 का जो कैलेंडर ईयर था उसमें इंडेक्स का रिटर्न फ्लैट था, 18,000 से 18,000, ना बढ़ा ना गिरा। 2022 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स रिटर्न की 12% की। किसी ने इंडेक्स में पैसे लगा दिए, हमारी कंपनी सुन के गए तो पागल, रिटर्न जीरो, बढ़ा नहीं, इंडेक्स बढ़ा ही नहीं तो रिटर्न कहाँ से आएगी? और जो फंड्स थे उनके रिटर्न भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब इंडेक्स ही नहीं बढ़ा तो रिटर्न कहाँ से देंगे? कोई -5 था, कोई -10 था, तो कोई 2-4% प्लस भी होगा। लेकिन जिस कैटेगरी में बात कर रहा हूँ मल्टी एसेट, इसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है, रियल एस्टेट भी होता है, इसकी रिटर्न 10% थी। क्योंकि 2022 अगर आपको याद हो, 2022 कैलेंडर ईयर में गोल्ड की रिटर्न 40% थी, जब गोल्ड अपना 45,000 से 65,000 गया। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में गोल्ड था तो उसने सारी म्यूचुअल फंड्स को आउटफॉर्म कर दिया। तो ये ग्रोथ कम देती है मगर स्टेबिलिटी देती है, और ग्रोथ तब देती है जब कुछ बाकी चीजें परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो इसमें जो मेरा एक फेवरेट है मल्टी कैप फंड, हाँ जी, या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जिसको बोलते हैं, उसमें मैं समझता हूँ सारा कुछ मिल जाता है। ब्लू चिप भी मिल जाता है, मिड कैप भी मिल जाता है, स्मॉल कैप भी मिल जाता है, और तकरीबन ओवरऑल 20% ये भी दे जाते हैं। सर एक्चुअली मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप ना टिप्सी टॉप्सी होते रहते हैं। मतलब कभी मल्टी कैप परफॉर्म करेगा, कभी फ्लेक्सी कैप परफॉर्म करेगा। तो मैं उसी पे आ रहा था, जैसे मैंने 3-4 कैटेगरीज बता रही, मल्टी कैप के बाद मल्टी कैप ही देना चाहिए, इसमें आपका 25% लार्ज मिड वो सब कुछ। हाँ, किसी और को समझ में नहीं आ रहा और एक ही फंड में लगाना है, तो उसके लिए जो आपने कैटेगरीज बताई मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, वो बेस्ट है। फर्क क्या है मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप? सर मैं
अगर कोई बंदा सिर्फ एक ही कैटेगरी में पैसा लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है, तो मैं उसको मल्टी कैप प्रेफर करूंगा, फ्लेक्सी नहीं करूंगा। दोनों में फर्क क्या है? फ्लेक्सी जैसे नाम बताता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक फंड मैनेजर के पास 100% फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आपका पैसा कहाँ लगा दे। लार्ज कैप में लगा दे, पूरा का पूरा ऋतिक में लगा दे, जो चले नहीं 4-5 साल से, या पूरा का पूरा स्मॉल कैप लगा दे, जिसमें बैंड में जाओ 6 महीने से, तो रिस्क बढ़ गया ना भाई। अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क भी बढ़ गया और आउट परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी है, लेकिन रिस्क ज्यादा है क्योंकि फंड मैनेजर की कॉल है। आप उसको पूरी 100% फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो, अच्छा भी और बुरा भी है। तो मल्टी कैप को वैसे ही करना पड़ेगा, मल्टी कैप माना ब्लू चिप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, स्मॉल कैप भी रहेगा। मल्टी कैप में क्या है कि एलोकेशन फिक्स है। अच्छा, कि फंड मैनेजर को आउट ऑफ 100 25 रुपए लार्ज कैप में लगाने हैं, 25 मिड कैप कंपनीज में लगाने हैं, 25 स्मॉल कैप में लगाने हैं। जो बचा हुआ 25 है वो उसके डिस्क्रिप्शन है, वो कहीं पे भी लगा दे। ओके, तो आपकी एलोकेशन एक स्ट्रेटजी के लिए फिक्स हो गई। तो अब अगर मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए लगाने हैं, हाँ जी, और आप कहते हैं बहुत डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, तो क्या मुझे एक ही मल्टी कैप फंड में लगाना चाहिए या नहीं? अगर आप 2-4-5 मल्टी कैप नहीं करना चाहिए तो आपको एक मल्टी कैप ले लीजिए, एक फ्लेक्सी ले लीजिए। नहीं, अगर मुझे मल्टी लगाना है, हाँ जी, तो भाई ठीक है, इसके अंदर तीनों आ गए। हाँ जी। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में ब्लू चिप भी है, लार्ज कैप भी है। आपको 2 मल्टी कैप फंड से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, 2 ही रखने चाहिए। सर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी ना। अच्छा, क्योंकि आप तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं। अभी क्वांट का बड़ा इशू हुआ था। जैसे क्वांट की न्यूज आई, सबको क्वांट बेचना था। स्मॉल कैप फंड से खराब फंड से हमारे एक निवेशक का फोन आया कि स्मॉल कैप सारा बेच दो, इसके पास होल्डिंग में अदानी है, ये है, वो है। मैंने कहा आपने कभी होल्डिंग चेक करी है कि इसके टॉप होल्डिंग में है क्या? मैंने सुनी बातों पे कर रहे हैं। कहते हैं करिए, मैंने नहीं करी आपने, तो हमने उसको फैक्ट शीट भेजी। मैं स्मॉल कैप फंड की बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या? स्मॉल कंपनीज। क्वांट स्मॉल कैप फंड की जो टॉप 2 कंपनीज है वो ITC, HDFC बैंक और लाइन्स है। इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है कि कोई भी स्मॉल कैप फंड हो या मिड कैप फंड हो, एज पर एमफी गाइडलाइंस उनको 65% उस कैटेगरी में लगाना है। यानी 100 रुपए में से आपको 65% मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाने हैं, बाकी 35% आपके डिस्क्रिप्शन पे आप क्या खरीदें। तो क्योंकि उसका 65% एलोकेशन रिस्की स्टॉक्स में है या सो कॉल्ड स्मॉल कैप मिड कैप में है, तो उसने जो बाकी 35% है उसमें से 20 रुपए उसने लार्ज कैप में एलोकेट कर दिया स्टेबिलिटी के लिए, तो खतरा कम हो गया कंपैरेटिवली। तो जरूरी नहीं है कि स्मॉल कैप फंड में सारी स्मॉल कंपनीज होंगी, उसमें भी लार्ज कंपनीज हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे फंड हैं, हमने ये ट्रेंड देखा है। तो जो 25 से 30 साल वाले लोग जिनके पास एक जॉब है, 50,000 लाख रुपया कमा रहे हैं, हाँ जी, और वो अपनी जिंदगी उधार पे चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर, हाँ जी, रेस्टोरेंट में खा भी रहे हैं, आईफोन भी ले रखा है, गाड़ी भी ले रखी है, सेविंग कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि कुछ ना कुछ उनको पहले सेविंग करके फिर खर्चा करना चाहिए? सर इसके पीछे ना जो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हम पिछले 50 साल से ना एक ही इक्वेशन पे जीते आ रहे हैं, अर्न, स्पेंड एंड सेव। अर्न, स्पेंड एंड सेव। आपने जो बात करी, क्योंकि अर्निंग 100 की है, स्पेंडिंग 150 की है, तो सेविंग तक तो पहुंचे नहीं। अब वो कहते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अर्न, सेव नहीं करना, अर्न, इन्वेस्ट एंड स्पेंड। अर्न, इन्वेस्ट एंड स्पेंड। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो मान लीजिए अगर 20,000 रुपए भी आदमी बचाए, मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि भाई 20,000 रुपए मल्टी कैप में लगा दो, है ना, और उसको लगातार लगाते ही रहो। बस ये पैसा तुम्हें टच नहीं करना, चाहे तुम्हारी सैलरी 20 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, वो 20,000 भी साला 30 साल में 20% की रिटर्न के साथ कुछ 50-100 करोड़ में हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर। आप तो 20,000 की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप 2,000 की सेव भी कर दो, लोग सोचते हैं इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होता है, तभी वो 30 साल में वो पैसा बना देती है। मैंने एक ड्राइवर के लिए बनाया था, टैक्सी में बैठा था, मैं कहा भाई कितना सेव कर सकता करता है, मैं कहा भाई 5,000 शुरू कर दे, तेरी उम्र अभी 30-35 साल है, 20-30 साल में कम से कम ड्राइवर से मालिक तो बन जाओगे। आज आगे बैठ के गाड़ी चला रहे हो, कल पीछे बैठे रहोगे, अपनी गाड़ी चलाओगे। तो मैंने उसे कैलकुलेशन दी थी तुम कितना बचा सकते हो। तो SIP बड़ा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, जिसको कुछ समझना नहीं है, मार्केटिंग अच्छी हो गई है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। SIP सही है, SIP सही है कर करके एटलीस्ट लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि SIP करना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा
मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि शाहरुख खान ने अपना घर खरीदा था मन्नत, वो 2001 में खरीदा था 13 करोड़ का। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज थी कि 200 करोड़ का। और वहीं HDFC का मल्टी कैप का एग्जांपल दिया गया था, उसी अखबार का आर्टिकल था, उसमें मैंने वीडियो बना दिया, बहुत 20 मिलियन व्यूज हो गए कि वो भैया आज 1200 करोड़ रुपए होता। तो क्या सही कैलकुलेशन है? और रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी या म्यूचुअल फंड? सर आज सुबह मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चार्ट शेयर करा था, उस चार्ट का नाम था असेट एलोकेशन कोल्ड। हाँ, वो चार्ट था 10 साल और 20 साल का। वो ये बता रहा है कि पिछले 20 सालों में कौन से एसेट्स ने क्या CAGR दी है। हाँ, हम प्रॉपर्टी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप ऑन पेपर प्रॉपर्टी का CAGR निकालोगे अक्रॉस द वर्ल्ड तो वो डबल डिजिट्स में नहीं है। तब जैसे ये गुड़गांव में अभी 3 गुना बढ़ गई, तो ये 3 गुना बढ़ी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। साइक्लिकलिटी है ना। अच्छा। जैसे मैंने अभी आपको BSC का एग्जांपल दिया कि BSC की रिटर्न पिछले 4 साल की 100% से ज्यादा है CAGR, लेकिन 4 साल की है। लेकिन अगर मैं इसमें पिछले 4 साल ऐड कर लूँ तो 10% में नहीं है, तो एवरेज 30% पे आ जाएगा या 20 पे आ जाएगा। वैसे ही अगर आप 3 साल 4 साल की प्रॉपर्टी की बात, तो ये दिखता है बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ अगर गया। आप 14 से 20 तक देखेंगे तो रिटर्न कुछ भी नहीं है, शायद 10% भी नहीं है, शायद FD के रेट्स को भी बीट नहीं कर तो डेटा के हिसाब से रियल एस्टेट की रिटर्न कितनी है कंपाउंडिंग हिस्टोरिक? मैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप CAGR रिटर्न की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड रियल एस्टेट की जो CAGR रिटर्न है 20-30 सालों की, वो डबल डिजिट्स में भी नहीं है। मेरे को 2-3 दिन पहले अपने US से क्लाइंट का फोन आया कि मैंने $25,000 का घर खरीदा था, आज वो $6 लाख का है। मल्टीपल में तो बहुत हो गया, 15 गुना या 20 गुना हो गया। हाँ कह रहा, लेकिन तूने मेरे को CAGR का फॉर्मूला बताया था और कैलकुलेटर दिया था, जब मैंने उस पर डाला तो सिर्फ 9% है, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ये सब तो एडिशनल है। तो अगर मैंने इसको US में रहता है तो उसने इंडेक्स की बात करी, जो वहाँ पे स्टैंडर्ड & पुअर 500 इंडेक्स है, कह रहा उसमें डाल दिया होता, उसका ग्रोथ रेट तो 15 से 16% है, तो जो मेरा मल्टीपल 20x है 60x होता। ये उसने मेरे को बोला, मैंने नहीं उसको बोला। जो आपने शाहरुख खान एग्जांपल दिया वैसे एग्जांपल हो गया। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 20% की, और रियल एस्टेट का एनुअलाइज CAGR इज नॉट मोर देन 10%। आज ही मैंने शेयर करा, उसमें तो लास्ट डेटा जो 10 साल का तेरा था उसमें तो 6% दिखा रहा है। अच्छा, क्योंकि पहले 5 साल 6% दिया है रियल एस्टेट ने, स्टॉक मार्केट ने कितना दिया है? स्टॉक मार्केट रिटर्न तो ऑब्वियसली डबल डिजिट्स है। अच्छा, डबल डिजिट माना 11-12%, एनीथिंग अबाउट 10 डबल है रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट डबल करती रही। आप रियल एस्टेट पे छोड़िए, हम गोल्ड से कंपेयर करते हैं। हाँ, हमारा इंडेक्स बना था 1979 में। हाँ, ठीक है। अब एक स्टैटिस्टिकल डेटा लेते हैं कि गोल्ड का रेट तब क्या था और इंडेक्स का क्या था। आज गोल्ड कितना है सर? 72,000 रुपये का है। उस टाइम गोल्ड का रेट 1,000 रुपये था। अगर जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो इस डेटा को कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर आपको चार्ट मिल जाएगा। तो गोल्ड का रेट 1,000 रुपये था 1979 में। आज गोल्ड कितना? 72,000 पकड़ लेते हैं या 80,000 पकड़ लेते हैं, 80 टाइम्स हो गया। 1979 से इन 44 ईयर्स गोल्ड हैज गिवन रिटर्न ऑफ 80 टाइम्स। वाओ, इससे तो बेटर कोई चीज ही नहीं है। अब इंडेक्स हमारा था तब 100, इंडेक्स का जो बेस ईयर था इंडेक्स 100 था। हाँ, इंडेक्स कितना है? 80,000। तो कितना टाइम्स हो गया? 800 टाइम्स। 800 टाइम वर्सेस 80 टाइम आपके सामने 10 गुना। और लोग कहते गोल्ड गोल्ड गोल्ड। 10 गुना नहीं सर, 100 टाइम्स। दिस इज 100 टाइम्स, दैट इज 1000 टाइम्स। हाँ, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स तो बहुत फर्क है। मतलब अगर यहाँ पे आपके 100 रुपए के 72,000 हुए तो वहां पे 100 रुपए के 7,20,000 रुपए हुए। 10 टाइम्स मोर देन ऑफ द एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द गोल्ड आपके सामने। वाह। तो दोस्तों ये था आज, मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा जो हमने बात की, इसमें से एक एक सब्जेक्ट पे एक एक पॉडकास्ट बनता है, बन सकते हैं सर। हाँ, हम एक एक घंटा एक सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इस 1 घंटे में, 1.25 घंटे में हमने आपकी पर्सनल फाइनेंस पे समझ लो PhD करा दी। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जिसको भी एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, ये बहुत तजुर्बेकार है। कितने साल का तजुर्बा हो गया जी आपका? सर पर्सनली 20 साल का, प्रोफेशनली 16 साल का। तो 20 साल 16 साल प्रोफेशनली न्यू वर्टिकल के नाम से इनकी कंपनी है। फाइनेंशियल एडवाइजर है। बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं, सर फाइनेंशियल एडवाइजर बताइए, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस इनसे 7 साल का डीलिंग का है।
हमेशा निष्पक्ष, क्लीन और सही एडवाइस जो हमारे फायदे की हो। जैसे मुझे कई बार मैं शेयर खरीदता था, बेच देता था, फिर ये लड़ते थे मेरे साथ कि यार ट्रेडर बनो या इन्वेस्टर बनो। तो मैंने फिर SIP तो मैं करता रहा हमेशा, उसमें कभी नहीं लोचा किया मैंने, क्योंकि उसमें हम भाव देखते नहीं, महीने में एक बार स्टेटमेंट आता है। शेयर तो रोज हम अकाउंट खोल के देख लेते हैं, तो घट गया तो दिल घबराता है, इसको बेचो, फिर कहीं से आता है ये अच्छा चल रहा है जी, इसको खरीद लो। तो अब हम भी इन्वेस्टर हो गए। तो जिनको भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ट्रेडिंग छोड़ के कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपको एडवाइस चाहिए, तो हमारी खुद की रिकमेंडेशन है, तजुर्बा की रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन है। आप बेफिक्र होके, बेखटके होके इनके साथ डील कर सकते हो और आपको हमेशा अच्छी और सही एडवाइस मिलेगी। तो दिपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो माय प्लेजर जी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको संभाल के रखिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज की जरूरत है, गलतियां करते हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्विक फायदे के चक्कर में बड़ा भारी नुकसान कर देते हैं। करोड़ों रुपए का लॉस करके मेरे पास लोग आते हैं जी, 4 करोड़ रुपए ट्रेडिंग में गवा दिए, 8 करोड़ गवा दिए, 1 साल में गवा दिए, लंबी रिटर्न के चक्कर में, ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा दिए। तो मेरी उनको यही सलाह रहती है कि इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग मत करो।